स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में। और ये आपका सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 15 है। इसके पहले 14 लेक्चर हो चुके हैं और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स भी देखे थे। दो टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, एक वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिवली डेविएट करे और एक वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ से नेगेटिवली डेविएट करे। दो तरह के हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखे, उनके बीच में हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा। यहां तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग नए टॉपिक में आ रहे हैं। नए टॉपिक में ये आपका लेक्चर नंबर 15 है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन के बारे में या एक मिक्सचर के बारे में मैंने जिक्र किया था जिसका नाम था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। वो क्या होता है और मैंने आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में जब मैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बीच में एक डिफरेंस लिखा रहा था उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले में कि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, जबकि जो नेगेटिव डेविएशन होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। मैंने इसको आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपको बताया था लेकिन मैंने समझाया नहीं था वो एजियोट्रॉप क्या होता है, वो मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आइडियल सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जो एनसीईआरटी के होंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसी को कहा जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक हिंदी में बोलते हैं इसे स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्वाथी, क्वाथ मतलब होता है क्वथनांक, स्थिर क्वाथी। कांस्टेंट बॉइलिंग, देखिए नाम में डेफिनेशन है कांस्टेंट बॉइलिंग, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए। इतना तो कम से कम नाम से ही पता चलता है कि बॉइलिंग पॉइंट को कांस्टेंट होना है, ये बात तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है क्या, ये पहले समझेंगे हम लोग, और ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का क्या हिसाब किताब है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, ऐसे तो आपका डेफिनेशन और सारा कुछ थ्योरी मैंने पहले लिख दिया है, लेकिन मैं पहले इस एग्जाम्पल में जाऊंगा क्योंकि मैं एग्जाम्पल समझा दिया अगर ये दोनों, ठीक है, तो उसके बाद आपको ऊपर लिखा हुआ सब कुछ आराम से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, पहले आप एग्जाम्पल को थोड़ा गौर कीजिएगा। इथेनॉल प्लस वाटर, आपको याद होगा जो हम लोग ने राउल्ट लॉ पढ़ा था, राउल्ट लॉ का नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव डेविएशन था उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था इथेनॉल प्लस वाटर। एक एग्जांपल वो था आपका, ठीक है। हो सकता है मैंने एग्जैक्ट यही एग्जांपल नहीं दिया था, लेकिन अगर एग्जांपल नहीं दिया है तो आप ये एग्जांपल भी इंक्लूड कर सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले में। ये जो मिनिमम बॉइलिंग है वो पॉजिटिव डेविएशन वाला है और जो मैक्सिमम बॉइलिंग है वो आपका नेगेटिव डेविएशन वाला है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप वहां ये एग्जांपल को भी मेंशन कर सकते हैं। इथेनॉल, देखिए मान लीजिए ये आपका इथेनॉल है, ठीक है। इस कंटेनर में इथेनॉल है और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351 केल्विन, 351.3 केल्विन होता है, ठीक है। किसका? इथेनॉल का। तुम ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल को मैं पहले समझा रहा हूँ, सब कुछ नहीं समझाया तो मैंने, ठीक है। बस आप एग्जाम्पल समझ जाइएगा, पूरा का पूरा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक तरफ है अपना पानी, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो आपको पता होगा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग 273 ऐड कर देते हैं। तो 373 केल्विन ये हो गया आपका वाटर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, ठीक है। अब देखिए, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब ये दोनों का अपना सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 351 और एक का कितना है 373 केल्विन, ठीक है। अब आप कॉमन सा बात बताइए, जब हम लोग इन दोनों को मिला करके नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं वो भी कौन सा डेविएशन वाला? पॉजिटिव डेविएशन वाला। मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। इसमें आपका इथेनॉल भी है प्लस इसमें आपका वाटर भी है, दोनों है, ठीक है। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है, कि आप जब इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक, तो सॉल्यूशन जो बनेगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? कॉमन सेंस लगाइए, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या इससे कम होगा, क्या इससे ज्यादा होगा, या इन दोनों के बीच में होगा? 351 से भी कम, 351 से 373 के बीच में, या 373 से ज्यादा, ठीक है। और एक बात, जब आप इसे गर्म करेंगे तो क्या इनके दोनों कंपोनेंट अलग अलग बॉयल करेंगे या सेम बॉइलिंग करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पहला सवाल तो यही है कि जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इनके दोनों कंपोनेंट अलग अलग बॉयल करेंगे कि सेम बॉयल करेंगे? नहीं, ये दोनों जो को अगर हम लोग मिलाएंगे तो इन दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद ये सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस 351 इसका 373 है, गर्म करेंगे तो ये 351 पे बॉयल हो जाएगा और ये 373 पे बॉयल होने का इंतजार करेगा ना। इन दोनों को मिलाने के बाद इन दोनों में एक इंटरेक्टिव फोर्स काम करने लग जाता है, फिर वो दोनों कंपोनेंट अलग नहीं रहे, वो तो सेम आ गए ना, सेम जगह पे आ गए।
और दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे, ना कि अलग अलग टेम्परेचर पर। ऐसा नहीं कि 351 पे अलग बॉयल करेगा और 373 पर अलग बॉयल करेगा, नहीं, दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे। अब वो सेम टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, इससे कम, इससे ज्यादा, या इन दोनों के बीच में, यही एक सवाल है, ठीक है। तो सुनिएगा, तुम ध्यान से देखिएगा। हमने पहले बताया आपको, ये क्या बताया कि ये दोनों जो कंपोनेंट है ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल नहीं करेंगे, सेम टेम्परेचर पर बॉयल करने लग जाएंगे, ठीक है। तो एक ही टेम्परेचर पर दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉयल करेंगे, और वो टेम्परेचर कितना है वो मैं आपको जिक्र करूंगा, मैंने हालांकि बोर्ड पे लिख दिया है। सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे, ऐसे मिक्सचर को ही कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। ऐसे मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैं अभी मिनिमम बॉइलिंग वाला नहीं समझा रहा हूं, पहले मैं एजियोट्रॉपिक समझा रहा हूं। तो वैसा मिक्सचर जिनके दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करें। अब समझ में आया कांस्टेंट बॉइलिंग मैंने क्यों लिखा था, दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करें। ऐसा लगे आपको ये दो नहीं एक है, क्योंकि दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है, तो आपको क्या कंसीडर लगेगा, क्या आपको इथेनॉल और पानी अलग अलग लगेगा ना, आपको लगेगा इथेनॉल पानी तो सेम है। तो वैसा मिक्सचर जिनके दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करें, जस्ट लाइक ए प्योर लिक्विड, एक प्योर लिक्विड की तरह, है ना, तो वैसे मिक्सचर को कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मिक्सचर हुज कंपोनेंट्स बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर लाइक ए प्योर लिक्विड इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। समझ में आया, इन दोनों की दोनों कंपोनेंट आप अलग अलग टेम्परेचर पर नहीं, सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे, तो वैसे मिक्सचर को कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। अब एक बात और, अच्छा ये बताइए, देखिए एक मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। होता क्या है कि अगर ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल करते तो इन दोनों को सेपरेट कर सकते हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए 351 पे बॉयल करता, 373 पे बॉयल करता, अगर करता तो इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बोलता कि इथेनॉल और पानी का मिक्सचर है, इसको आप सेपरेट कीजिए, तो आप गर्म किए, ये अलग टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, ये अलग टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। जब ये बॉयल करेगा तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको इकट्ठा कर लेंगे और पानी अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, समझ में आया, मतलब होता नहीं है ऐसा। अगर होना है, मान लिए एक ही सॉल्यूशन में ये दोनों टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल करते, तो दोनों को बॉयल करते, ये पहले बॉयल हो जाता 351 पे, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता, वेपर को इकट्ठा कर लेते, इथेनॉल अलग हो जाता, पानी अलग हो जाता, ठीक है। इस चीज को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अलग कर सकते थे हम लोग, लेकिन क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में ऐसा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में मैंने अभी बताया कि दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल नहीं करते हैं, सेम टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। तो आप सोचिए, जब दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे तो क्या एक बॉयल होकर वेपर में कन्वर्ट होगा, नहीं। तो क्या सेपरेट होगा, नहीं। तो हम मुझे ये बताइए कि क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को उनके कंपोनेंट में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तोड़ सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? जी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है ना। अलग अलग पे करता तो हो जाता। तो यहां मैंने क्या लिखा देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रियाविधि द्वारा इनके मिक्सचर को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। एक बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आपका आया था कि क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को के कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, यस और नो। तो आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉयल कर रहे हैं। और अब सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक बॉयल होकर वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो अलग और ये अलग, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो चलो ये भी हो गया। अब आपका सवाल आता होगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं मिनिमम बॉइलिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, या इन दोनों, ये एक्चुअली में ये आपका 351 होगा, 351.1। हाँ, तो देखिए आपको पता होगा कि जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, कौन सा डेविएशन, देखिए यहां मैंने लिखा द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। जो राउल्ट के लॉ से याद कीजिए पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको यह बताया था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मैंने क्या बताया था आपको कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता था तब तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते थे, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351.3, पानी का कितना है, 373 केल्विन। ये बात होता है कि दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, क्योंकि इसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कह रहे हैं। तो अब वो सेम टेम्परेचर कितना होगा, तो अगर ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम होगा,
जो सॉल्यूशन बनेगा उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम, मतलब ये 351.3 है, ये आपका 373 है, तो ये कितना है 351.1, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम है या नहीं बताइए। ठीक है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो सॉल्यूशन बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव डेविएशन में ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डेविएशन में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये इन दोनों से कम होता है। ठीक है, इन दोनों से कम, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, है ना, और इसीलिए लिखा हुआ है, इसको कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं इसे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ हैव हायर वेपर प्रेशर, सो दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट than pure components and they form minimum boiling azeotrope। इसी को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप तो बनाएगा, लेकिन कैसा बॉइलिंग वाला? मिनिमम बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? अब देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आया तो इससे देखिए, आप ये समझ में आ जाएगा। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 329 केल्विन और क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है 334। आपको पता होगा इन दोनों का मिक्सचर जो होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो आपका नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। कैसा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। ये बात होता है। ठीक है, तो जब नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, ठीक है, तो अब सवाल है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 329 है, इसका 334 है, तो मिला देने के बाद दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉइल करेगा कि अलग अलग टेम्परेचर पर? तो सेम टेम्परेचर पर। अब वो सेम टेम्परेचर कितना होगा? इससे कम, इससे ज्यादा, या इन दोनों के बीच में? तो देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखा हुआ है? 347, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, यहां मैंने क्या बोला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या था? कम था, और यहां इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों से क्या है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये कैसा डेविएशन वाला दिखाता है? नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन वाला का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा है या नहीं? और यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है? बस ऐसे लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है यहाँ पे ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। समझ में आया? इसका मतलब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। एजियोट्रॉप ये भी बनाएगा, लेकिन कैसा वाला? मैक्सिमम बॉइलिंग। ये कैसा वाला बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग। ये कैसा बनाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग। समझ में आया? तो इसी को यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, सेम चीज लिखा हुआ है, लेकिन ये है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और ये है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जो पॉजिटिव डिविजन होते हैं वो राउल्ट के लॉ से मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाते हैं, और जो नेगेटिव डिविजन वाले होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक था। ठीक है, थ्योरी आता है आपके एग्जाम में जनरली पूछता है व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, या एक बार आपके एग्जाम में आया था कि एजियोट्रॉपिक के दोनों कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, एक प्योर लिक्विड की तरह। ठीक है, ये हो गया। या फिर आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बनाते हैं? तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया उससे आपको लिख देना है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आपको मैं क्या कराने वाला हूं? अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी के। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी के, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए, चलिए, तो जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी का 23 नंबर क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 23 एनसीईआरटी में आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ये कहता है कि दो पेयर दिया हुआ है, दो कंपाउंड का पेयर दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये जो मैं 3 क्वेश्चन अभी कराऊंगा, ये तीनों क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए जब भी दो नॉन पोलर, मैं कुछ की पॉइंट्स दे रहा हूं, देखिए इसे आप पहले ही नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो नॉन पोलर कंपाउंड को आप जोड़ेंगे तो उनके बीच में लंडन फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स? लंडन फोर्स, या इसी को कहते हैं डिस्पर्सिव फोर्स। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, दूसरा, अगर आप दो पोलर कंपाउंड को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो दो कंडीशन है, या तो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, यह भी हो सकता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या ये भी हो सकता है कि दो पोलर कंपाउंड को अगर आपने जोड़ा तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर पहचानेंगे कैसे?
ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन आपको पहले कितना बार मैंने बताया है, फोन होना चाहिए और कौन होना चाहिए, हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही 3 एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए अभी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल से, बिलीव मी, एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और इन तीनों के बारे में आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 23, कुछ पेयर ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इन दोनों पेयर ऑफ कंपाउंड में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और ऑक्टेन का C8H18 ये होता है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको सिर्फ ये बताना है, ये पकड़ लेना, अगर ये पकड़ लीजिएगा तो इधर लिखा जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको मैंने कितना बार बताया था, अगर आपका सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, यानी कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो, तो कभी भी पोलर नहीं हो सकता, वो क्या होगा, नॉन पोलर। यानी ये है आपका नॉन पोलर, ये है आपका नॉन पोलर। तो बताइए इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, लंडन फोर्स। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा लंडन फोर्स। समझ में आया कि नहीं, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, I2 एंड CCl4, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, I2 एंड CCl4। देखिए I2 आयोडीन, 2 आयोडीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैंने आपको ये भी बताया था, पिछले वीडियो में ही बताया था। आयोडीन में कहीं देखिए एक दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं ना, अगर दो एलिमेंट मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं और दोनों सेम है तो वो कभी भी पोलर नहीं होगा, क्योंकि ये इसका पोलरिटी और इसका पोलरिटी एक तरफ नहीं जाएगा, मतलब दोनों एक ही एलिमेंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं करता, बीच में रह जाता है, तो इसमें पोलरिटी जनरेट नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन पोलर। और इसमें देखिए क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसका पोलरिटी ऊपर जाएगा, फिर इसका नीचे जाएगा, तो ऊपर वाला को नीचे कैंसिल कर देगा और दाएं वाला को बाएं कैंसिल कर देगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये भी आपका क्या है, नॉन पोलर। और दो नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में कौन सा फोर्स होता है, लंडन फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए NaCl4, NaClO4 एंड वाटर। ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। NaClO4 को आप आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल, Na+ClO4-, और पानी आपका क्या है, ऐसे होगा। तो पानी आपका हमेशा याद रखिएगा पोलर होता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस है। ये कैसा कंपाउंड है, पोलर। और ये क्या है, आयन, ये क्या है, आयन। ठीक है, तो आयन और पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जैसे आपने देखा पोलर पोलर के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, लेकिन अगर एक आयन आ गया तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा। बस यहाँ आयन अगर ये पोलर रहा तो क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ठीक है, आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, या आपके पास अगर बुक है तो आप साथ साथ बना भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चंस बनाने से आपको कॉन्सेप्ट में बहुत मदद मिलेगा समझने में। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है आपका मीथेनॉल, मीथेनॉल एंड आपका क्या है, वाटर। मीथेनॉल एंड एसीटोन, सॉरी एसीटोन, मीथेनॉल एंड एसीटोन, ये है आपका। ठीक है, देखिए मीथेनॉल क्या होता है, CH3OH। ठीक है, देखिए प्लस माइनस पानी की तरह इसमें भी प्लस माइनस आ गया, यानी कि ये क्या है, पोलर। और एसीटोन CH3COCH3, ये हो गया, और ये भी क्या है आपका, पोलर। ठीक है, दोनों का दोनों पोलर है, लेकिन इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं पे भी बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, हाँ, इन दोनों के बीच में कोई हाइड्रोजन, 5 ही क्वेश्चन है शायद ना, नहीं, 5वां एक और क्वेश्चन है, हाँ सॉरी। देखिए मिथेनॉल एंड एसीटोन, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मिनट शायद हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। देखिए कैसे, CH3OH को मैं ऐसे लिख देता हूँ, और एसीटोन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए इसको ऐसे कर देता, OH, एसीटोन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए O डबल बॉन्ड C CH3 एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। देखिए ये भी आपका पोलर है, ये भी पोलर है, ये बात होता है, लेकिन पोलर पोलर होने पे डाइपोल डाइपोल भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। तो देखिए इसका H और इसका कौन, O, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं, बोलिए। इसका H और इसका O हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं, इसका मतलब ये पोलर पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड किससे किसके बीच बनता है, O और H के बीच बन सकता है कि नहीं, यानी कि ये हो गया आपका H बॉन्डिंग, यानी कि इन दोनों में कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है,
ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है देखिए, एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, ये है आपका, हाँ एसीटोन। देखिए एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3, अभी आपने जस्ट पढ़ा एसीटोन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे भी प्लस नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके आ जाने से यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता तो हमेशा क्या होता नॉन पोलर, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के आ जाने से इसमें प्लस माइनस आ जाएगा और तब ये क्या हो जाएगा पोलर, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन है तो ये क्या होगा पोलर, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि पोलर पोलर तो है सर, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या फिर डाइपोल डाइपोल। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एटलीस्ट हाइड्रोजन चाहिए ना, तो इसमें कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है। अब आप बोलिएगा सर कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, नहीं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लगा हुआ नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन को लगा होना चाहिए। देखिए ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच था, इसलिए इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन का आपका कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये तो कार्बन के साथ अटैच है ना। तो इसमें ऐसा कोई हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है, नहीं, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से बनेगा, यानी कि ये होगा आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये क्या होगा आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हाइड्रोजन रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और अगर नहीं रहा तो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें 5 क्वेश्चन थे, देखिए 23, 24, 25 ये तीनों एक टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको एक एक करके पहले आपको यही बता देता हूं, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। बेस्ड ऑन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपके कंपटीशन में भी आ सकता है क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है। एन ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। अब बोलिएगा सर ये एन ऑक्टेन क्या होगा, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा CnH2n+2, अल्केन का जनरल फॉर्मूला। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, तो 8 यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 और 2 18, ये हो गया। एन मतलब नॉर्मल बिना ब्रांच वाला, तो ये एन ऑक्टेन हो गया। एन ऑक्टेन में आपको 4 कंपाउंड दिया हुआ है, देखिए कितना अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद है KCl, उसके बाद है CH3OH, और उसके बाद है CH3CN। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी टॉपिक का क्वेश्चन है, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी टॉपिक हालांकि बहुत पहले पढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन अभी मिल रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एन ऑक्टेन में इन चारों को घुलना है, तो बताइए सबसे अच्छा इसमें कौन घुलेगा। तो बोलेगा सर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा, तो देखिए यहां जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मैंने आपको बताया था ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर पोलर को घोलता है और नॉन पोलर नॉन पोलर को घोलता है। तो देखिए आप ये बताइए कि ये क्या है, पोलर या नॉन पोलर, कॉमन सी बात है, ये क्या है आपका नॉन पोलर, हाइड्रोकार्बन है आपका, इसीलिए नॉन पोलर। तो अगर इनमें से कोई जो नॉन पोलर होगा वो सबसे अच्छा घुलेगा इसमें, तो आपको पहचानना है कि इनमें से नॉन पोलर कौन है आपका। साइक्लोहेक्सेन, ये क्या होता है आपका, साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं, देखिए बेंजीन जैसा ही होता है, बस इसमें रिंग नहीं होता है, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हर एक कार्बन 6 कार्बन है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन यानी कि C6H12, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला। तो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, क्या है। देखिए तो ये आपका पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई नहीं है, ये नॉन पोलर हो गया। ये तो आपका आयन है, आयनिक, और आयनिक तो खैर बिल्कुल भी घुलना नहीं चाहेगा, आयनिक नहीं अच्छा घुलता है, ठीक है। ये आपका पोलर है और ये भी आपका पोलर है, ठीक है। तो अब बताइए इन चारों में आपको एक कंफ्यूजन तो नहीं होगा, सबसे अच्छा इसमें कौन घुलेगा। तो ये बात तय है, सबसे अच्छा इसमें घुलेगा साइक्लोहेक्सेन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में से जाना है या डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग, यानी कि सबसे ज्यादा होगा साइक्लोहेक्सेन, छोटा से बड़ा आपको सजाना है, ठीक है। इससे कम कौन होगा। अब आपको एक दुविधा, एक और चीज आपको, आयनिक कंपाउंड, देखिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब नॉन पोलर में घुलेगा। देखिए सबसे ज्यादा पोलैरिटी होता है आयनिक कंपाउंड में, आयन सबसे ज्यादा पोलर होता है। आयन ये हो गया आपका, प्लस माइनस जिसमें बने वो आयन है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बने, ये हो गया आयन, ये हो गया आपका पोलर, और जिसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बने, वो क्या हो गया नॉन पोलर, ठीक है।
तो देखिए सबसे नॉन पोलर है, तो ये सब नॉन पोलर सबसे ज्यादा घुलेगा, और सबसे कम कौन घुलेगा, तो जो आयन होगा वो तो कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो बिल्कुल नहीं घुलना चाहेगा। तो यानी कि KCl आपका सबसे कम घुलेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, CH3CN और CH3OH में अच्छा कौन घुलेगा। तो देखिए CH3CN में एकदम ध्यान से देखिएगा, यहां कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन, और यहां कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। तो देखिए अगर आपने 11 पढ़ा है तो आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन, ठीक है। मतलब प्लस माइनस यहां भी बनेगा, प्लस माइनस यहां भी बनेगा, लेकिन यहां चूंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन जितना पोलर कंपाउंड बनाएगा उतना नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। सबसे पोलर कौन बनाएगा, फ्लोरीन, फिर कौन, ऑक्सीजन, फिर कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसका पोलैरिटी कम होगा, और पोलैरिटी कम होगा तो उसमें ज्यादा घुलेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है, चाहता था कि नॉन पोलर मुझे मिले, तो नॉन पोलर नहीं मिल रहा है तो पोलर भी तो मिल रहा है, लेकिन पोलर में भी कम पोलर वाला अगर मिलेगा तो ये अच्छा घोल लेगा उसको। यानी कि अगला नंबर आएगा CH3CN का, ये कम पोलर है, ये लेस पोलर है, और सबसे ज्यादा CH3, ये आपका है नॉन पोलर, ये आपका लेस पोलर, ये आपका मोर पोलर, और इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो आयन है, बिल्कुल नहीं घुलेगा, आयन आयन में ही घुलता है, ठीक है। तो ये हो गया रीजन, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए among the following compounds identify which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water। वाटर में आपको बताना है कौन पार्शियली सॉल्युबल है, आंशिक रूप से घुलता है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, कौन पार्शियली सॉल्युबल है, कौन हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल, और कौन इनसॉल्युबल है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बोलेंगे सर आप फिर से तो कॉन्सेप्ट आ गया सॉल्युबिलिटी का, लेकिन पानी के साथ सॉल्युबिलिटी में एक चीज आपको और जोड़ना पड़ेगा, पानी के साथ सॉल्युबिलिटी के लिए आपको एक चीज और जोड़ना पड़ेगा, पता है क्या, पानी में वही चीज घुलता है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसे आप लिख लीजिएगा, कहीं हिंदी में लिखना है लिख लीजिएगा, पानी में वही घुलता है जो पानी में H बॉन्ड बनाता है, H बॉन्ड बनाता है। आपको लग रहा होगा मैं हिंदी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा, ठीक है, आप भूल नहीं जाइए, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया, क्योंकि कुछ अनोखा चीज बोर्ड पे रहता है तो उस पर ध्यान ज्यादा लोग का जाता है। अभी मैंने आज तक मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, अनोखा चीज आपको लगा होगा कि अच्छा हिंदी में लिख दिया, इसलिए ये चीज याद रहेगा। पानी में लाइक डिजॉल्व लाइक मत लगाइएगा, उसमें गलती हो जाता है। पानी में अगर आपको सॉल्युबिलिटी चेक करना है तो पानी में वही चीज अच्छा घुलेगा जो पानी के साथ कौन सा बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो पानी में नहीं घुलेगा। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये लग रहा होगा कि सर पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, तो मैं एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पहला फिनॉल। फिनॉल ये पानी में आपको बताना है घुलेगा या नहीं। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर में OH, देखिए, ठीक है, और ये है आपका पानी। पानी को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, H2O, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो पानी फिनॉल का H और पानी का क्या O, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं, बिल्कुल बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये बात होता है कि पानी में घुलेगा, लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है, घुलने में भी यहाँ दो ऑप्शन है, एक है पार्शियली सॉल्युबल, एक हाईली सॉल्युबल। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, देखिए बेंजीन रिंग एक बल्की रिंग होता है, एक बड़ा रिंग होता है, और ये बड़ा रिंग होने से इसमें पानी में घुलता जरूर, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड, पानी में घुलेगा जरूर, लेकिन बल्की ग्रुप होता है, ये बड़ा ग्रुप होता है। फिनाइल ग्रुप में 6 कार्बन है, जो कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने में मदद नहीं करता है, थोड़ा रोकता है। देखिए ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में मदद कर रहा है OH, लेकिन बेंजीन रिंग बड़ा ग्रुप है, इसके जगह अगर एक CH3 होता, एक कार्बन का अल्काइल होता CH3, ठीक है, CH3OH होता, मिथेनॉल होता तो पानी में घुल जाता, इथेनॉल होता तो भी पानी में घुल जाता, लेकिन बेंजीन में 6 कार्बन है जो कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से थोड़ा रोकता है। इसका मतलब ये पानी में घुलेगा जरूर, लेकिन उतना नहीं घुलेगा, इसलिए लिखा हुआ लिख देंगे पार्शियली सॉल्युबल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है PS, आप समझ जाइएगा, PS मतलब पार्शियली सॉल्युबल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है इसका टॉलिन। टॉलिन क्या होता है पता है, बेंजीन में अगर आप ऑर्गेनिक पढ़े हैं तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा टॉलिन क्या लिखा हुआ है। बेंजीन के ऊपर में CH3 लग जाए तो इसे टॉलिन कहा जाता है, आपने 11 में पढ़ा होगा ये, ठीक है, टॉलिन। तो बताइए क्या इसके पास टॉलिन में, आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या, आप बोलेगा सर बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन है इसके पास,
और OH H2O है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन मैंने अभी 10 मिनट पहले एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था, ये हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। क्या ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, फोन के साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इन दोनों के बीच में नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो H बॉन्ड। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा ये कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनसॉल्युबल। मतलब फिनॉल पानी में घुल जाएगा लेकिन टॉल्यून पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, चलिए ये 2 हो गया। तीसरा मैं इधर लिख देता हूं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये है आपका फॉर्मिक एसिड, ये पानी में घुलेगा कि नहीं? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, और एक तरफ है आपका पानी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके पास क्या है? H, और ये H कनेक्टेड किसके? एक्चुअल में ये फॉर्मिक एसिड का बॉन्ड ऐसे होता है, मैं आपको लिख देता हूं, HCOOH ऐसे होता है। देखिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है? ऑक्सीजन के साथ, और इसके पास भी क्या है? ऑक्सीजन। तो इन दोनों में कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये कोई बल्कि ग्रुप तो है नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में मदद मिलेगा। और जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत अच्छे से बने, ये क्या होगा? हाईली सॉल्युबल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं HS, हाईली सॉल्युबल। ठीक है, तो पहला वाला था आपका पार्शियली सॉल्युबल, दूसरा था इनसॉल्युबल, तीसरा है हाईली सॉल्युबल। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गया आपका। 4th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, साथ साथ आप नोट करते रहिएगा। 4th क्वेश्चन क्या है? देखिए इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखिए आपको नाम थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि आपने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है, और लेकिन आप जब ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो सब नाम आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी कि आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़िएगा, बिल्कुल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH। 2 OH ग्रुप अगर 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसे इथाइलिन ग्लाइकॉल कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ आपको पानी को जोड़ना है। देखिए आप अब समझ गए होंगे आंसर क्या होगा, एकदम समझ में आ गया होगा आपको। पानी में घुलेगा कि नहीं? देखिए ये यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये तो इसका तो 2 ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में मदद करेगा। इसका मतलब यहाँ भी H बॉन्ड बन रहा है और H बॉन्ड बन रहा है, तो क्या होगा? हाईली सॉल्युबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाईली सॉल्युबल। ठीक, 4th हो गया। 5th क्या है आपका? 5th नंबर, 5th है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल के बाद है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। ठीक है, और इधर है वाटर। नहीं, इसमें सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, वो इसलिए देखिए इसके पास भी हाइड्रोजन है, आप बोलेगा हाइड्रोजन तो है इसके पास सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसको ऐसे लिख देता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ठीक, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसका 2 रीजन है। देखिए अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले तो हाइड्रोजन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आप बोलिएगा सर क्लोरीन भी तो है इसके पास, लेकिन क्लोरीन डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा? इनसॉल्युबल। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोरोफॉर्म को जब पानी में डालते हैं ना, तो क्लोरोफॉर्म पानी के ऊपर में एक लेयर बना देता है, तो ये कभी भी घुलेगा नहीं। ये थोड़ा बल्कि कंपाउंड भी हो जाता है 3 क्लोरीन होने की वजह से, ऐसे भी आपका सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए लास्ट है आपका पेंटेनॉल। 6th नंबर है पेंटेनॉल। इसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। पेंटेनॉल, देखिए पेंटेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? तो 5 कार्बन होगा, तो C5H11OH ये होगा आपका। ठीक है, पेंटेनॉल ऐसे होता है, उसका OH। अब इसमें हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये होता है। ठीक है, अब आप देखिए ये हो गया और पानी है यहाँ पे। ठीक, अब आप देखिएगा, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ आपको क्यों होगा। देखिए आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा जरूर। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब इनसॉल्युबल तो नहीं होगा, सॉल्युबल होगा। अब ये पार्शियली सॉल्युबल होगा कि हाईली सॉल्युबल होगा? तो देखिए यहाँ 5 कार्बन है, जैसे बेंजीन में 6 कार्बन था। ठीक है, जो 6 कार्बन होने से मैंने आपको कहा था कि वो बल्कि हो जाता है, इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। तो 5 कार्बन भी बहुत ज्यादा कार्बन होता है, ऑलमोस्ट 6 हो गया। इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जरूर, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड उतना नहीं बनेगा मजबूत, क्योंकि ये 5 कार्बन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रुकावट डालता है। 5 कार्बन, अगर यही यहां पर 1 कार्बन होता, 2 कार्बन होता, 3 कार्बन तक भी होता तो पानी में आसानी से बढ़िया से घुलता, लेकिन ये 5 6 7 8 कार्बन होने की वजह से ये पानी में घुलना बंद कर देता है। इसका मतलब ये सॉल्युबल नहीं होगा, यानी सॉल्युबल होगा सॉरी, लेकिन हाईली सॉल्युबल नहीं होगा, ये आपका पार्शियली सॉल्युबल होगा। PS। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्शियली, ये आपका 6th क्वेश्चन, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 25।
तो 23, 24, 25 ये 3 क्वेश्चन जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया सॉलिबिलिटी का और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया। हालांकि ये टॉपिक सॉलिबिलिटी टॉपिक का क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। मैंने आइडियल सॉल्यूशन और पे या फिर राउल्ट लॉ पे न्यूमेरिकल नहीं बताया है, वो न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन इस पर और बनाइएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।